हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते क्लास 10th का चैप्टर हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। उसमें हमने पिछली वीडियोस में हमने मिरर फॉर्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए। तो आज हम स्टार्ट करते रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट था वो अभी कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हम पढ़ते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं। वो वाला जो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग सारा। न्यूमेरिकल भी हमने उसके ऊपर कुछ ट्राई किए थे, डिस्कस किए थे लेक्चर के अंदर। तो आज हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जैसे फिनोमिना है हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन, वैसे एक फिनोमिना क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जब लाइट रेज एक सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो आफ्टर फॉलिंग वो उसका पाथ क्या हो जाता है, उसी मीडियम के अंदर वो मुड़ जाती है। मीडियम क्या रहता है उनका सेम, जैसे ग्लास के ऊपर है सरफेस है ये, जो एक साइड से पॉलिश है, ऐसे फोल्ड करके क्या होगी उस मीडियम में मुड़ गई, उनका पाथ उसी मीडियम के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन रिफ्रैक्शन जैसे देखा होगा, एग्जाम्पल की बात करेगा हम, एग्जाम्पल देख के पहले तो उसको समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या है। कॉइन को अगर हम गिलास के अंदर है, वाटर है गिलास के अंदर, उसके अंदर रख देते तो कॉइन है वो ऊपर उठा दिखता है, रेज्ड। कॉइन को वाटर गिलास के अंदर रखकर जिसके अंदर पानी है तो कॉइन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। सेकंड, कई बार देखो हमने कोई ग्लास स्लैब ली, ग्लास स्लैब, उसको अखबार जो न्यूज़पेपर या कोई बुक उसके ऊपर रख दे तो जो ये न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए दिखते हैं, रेज्ड अपवर्ड। थर्ड, पेंसिल है या पेन कुछ भी, उसको अगर हम पानी के ग्लास के अंदर डाल देते, जैसे ये है हमारे पास, यहाँ एयर है, यहाँ क्या है तो वाटर है, तो यहाँ पेंसिल को डाल दे तो पेंसिल है वो कैसे दिखती है हमें, टूटी हुई है। एक्चुअली होती तो ये ऐसे है, लेकिन जैसे इसको पानी के अंदर डालेंगे वो हमें यहाँ से बेंट दिखती है। क्या दिखती है? पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। या फिर लेमन है, लेमन को हम वाटर के अंदर डालें तो उसका साइज क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा, लार्ज। ऐसे वाइन है, वाइन को डालते हैं पानी के अंदर तो वो ऊपर उठा दिखता है। या फिर न्यूज़पेपर ऊपर ग्लास स्लैब रखे तो वो क्या होते हैं, ऊपर उठे दिखाई देते हैं। ऐसे ही पेंसिल को पानी के अंदर डालते तो बेंट इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है एयर वाटर का, यहाँ मुड़ी हुई दिखती है। तो ये सब क्या है? ये जो फिनोमिना हो रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में, देखो जो भी फिनोमिना होता है हमारे डेली लाइफ में किससे रिलेटेड होता है? बेस्ड ऑन द फिजिक्स। जो हमारे चारों तरफ जो भी फिनोमिना है वो फिजिक्स पे बेस है। तो यहाँ भी इनके अंदर क्या है, फिजिक्स का फिनोमिना है। ये भी जो ये है ग्लास का वेंट, न्यूज़पेपर के वर्ड है ऊपर दिखने, कॉइन का ऊपर दिखना, पेंसिल टूटी, ये सभी किसी फिनोमिना पे बेस्ड है। और वो फिनोमिना क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्या होता है वो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब भी कोई लाइट रे, देखो रिफ्लेक्शन में लाइट है वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उसका पाथ चेंज हो रहा था, आई फॉल की उसी मीडियम में ट्रैवल करेगी, क्योंकि दूसरा सरफेस है वो क्या था, उसका पॉलिश था। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, जैसे हमारे पास ये तो एयर हो गया और ये हो गया मान लिया ग्लास। देखो मीडियम भी हमने बताया था आपको, एयर मीडियम है, एक ग्लास भी मीडियम है, वाटर भी मीडियम है। और अदर बात करें ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर होगी, टारपिन ऑयल हो गया या एल्कोहल हो गया, ये सभी क्या है? मीडियम है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम, कैसे बात कर रहे हैं हम? ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम भी है लेकिन ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार दिख जाए, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके। तो जब भी कोई जब भी कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं, जैसे ये एयर है और यहाँ क्या है? ग्लास, तो मीडियम चेंज हो गए, एक एयर हो गया, एक यहाँ हो गया ग्लास। तो जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो रिफ्रैक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो? व्हेन ए रेज ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम
वन मीडियम टू अनदर इट्स पाथ चेंज। थोड़ा सा देखना ध्यान से, क्या लिखा हमने, जब भी कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन हो, क्या हो गया वो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का फिनोमेना है, लाइट का यूज किया हमने। तो जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज। अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो वही सेम है, हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये कोई रेज है जो फॉल की एयर ग्लास इंटरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। एयर और ग्लास के बीच का, जैसे एक गिलास में पानी लिया हमने, तो जहां तक पानी है वो तो नीचे वाला तो गिलास के अंदर पानी है, तो नीचे तो क्या हो गया, पानी हो गया, और ऊपर क्या होगी, एयर होगी। या फिर हमने क्या ली, एक गिलास स्लैब ली, जैसे यही मान ली गिलास स्लैब है, तो अंदर तो ग्लास इसके, लेकिन इस सरफेस के ऊपर क्या है, ये एयर है ना, यहाँ नीचे क्या है, ग्लास है। तो वो क्या हो गया, जहाँ पे दो मीडियम मिलते हैं वो होता है इंटरफेस। यहाँ पे एयर है और यहाँ से क्या शुरू हो गया, ग्लास हो गया। या फिर वाटर की बात करें, ये भी तो ट्रांसपेरेंट है, तो ये वाटर हो गया। तो ये क्या है, वाटर एयर इंटरफेस, वाटर एयर ग्लास एयर इंटरफेस, इंटरफेस बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ भी कोई रेज ऑफ लाइट फॉल करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। देखो ये एक्चुअली जाने तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, वही जो सेम है इंसिडेंट रे होगी। ये क्या हो जाएगी, अब इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड। वहां क्या थी, रिफ्लेक्टेड, यहाँ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या हो गया भाई, नॉर्मल। जो हमने वहां पढ़ा वही सेम है, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये इंसिडेंट रे। तो देखो ये जो लाइट जो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका पाथ चेंज क्यों हो जाता है वो पढ़ेंगे हम। तो पहले देखो यहाँ पे नोटेशन क्या क्या होगी, तो नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या किया है हमने कि रिफ्रैक्शन क्या होगा, लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब मीडियम भी कैसे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। देखो अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, अगर हम यहाँ पे एयर है, यहाँ पे बात करें बुक, कोई बुक ले लिया हमने, तो लाइट फॉल करेगी, बुक के ऊपर फॉल करेगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो तो उसके आर पार तो नहीं है ना, मीडियम से पास थोड़ी हुई है, वो तो उसी मीडियम में चलेगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। जो ग्लास है, वाटर है, टार्पिन ऑयल है, एल्कोहल है, वो सभी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उनका यूज करेंगे। तो एक एयर हो गया, एक मीडियम, एक क्या हो गया, ग्लास हो गया, दो मीडियम हो गए ना। इसमें कुछ स्पीड होगी लाइट की, इसमें कुछ स्पीड होगी लाइट की, जो एयर के अंदर हमने स्पीड बताई थी, एयर या वैक्यूम के अंदर। तो रे ऑफ लाइट फॉल की इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करें तो द एंगल मेड इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड इन बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको इंटरफेस बोलते हैं। जब दो मीडियम आपस में जहाँ से मिलना स्टार्ट होते हैं, तो ये तो ग्लास, यहाँ तक वाटर सरफेस है, इसके ऊपर क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। तो देखो ये जो फिनोमिना हुआ, ये जो फिनोमिना हो रहा है हमारे पास, ये क्यों होता है। जैसे ही रिफ्लेक्शन में लॉज पड़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लॉज पड़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे यहाँ भी लॉज पड़ेंगे। और ये जो सब फिनोमिना है, इनको भी हमें आगे स्टडी करेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल क्यों होती है, ये सभी बताएंगे। होता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से है। अभी तक यही बस ध्यान रखो कि रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे क्यों होता है। तो देखो रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, लाइट का जो पाथ है वो चेंज क्यों होता है, व्हाट आर द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम कॉज की बात करें कि क्या कारण है रिफ्रैक्शन की, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा।
क्यों भाई, क्यों हो रहा है रिफ्लेक्शन, लाइट का पाथ चेंज क्यों हो रहा है? तो देखो हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक तो होता है रेयर और एक होता है डेंसर। डेंसर ऑप्टिकली रेयर बोल देते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। ये ऑप्टिकली का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं, एक बार ये और देख लो थोड़ा सा। ऑप्टिकल मीडियम भाई, ऑप्टिकल मीडियम क्या होंगे? जब भी कोई दो इंटरफेस है जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे एयर तो है ट्रांसपेरेंट, ग्लास की बात करें, वाटर की बात करें, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, उनके अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है तो उनको बोलते हैं हम ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकली डिवाइस है वो, जैसे लेंस हो गया, लेंस क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ग्लास के बनते हैं। वाटर हो गया, वाटर भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल भी क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो वो क्या है? ऑप्टिकली मीडियम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो रेयर मीडियम वो होते हैं जिनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डेंसर मीडियम होते हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? मिनिमम, कम। किससे? इससे, इस वैल्यू से कम, लेस देन C। लेस देन C हो, ये हमने बताया C वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो हम एक फंडामेंटल कांस्टेंट C लिखते हैं, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, किसके इक्वल होती है? वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हम बोलते हैं वो होती है। तो जब रेयर मीडियम वो होगा जिसके अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम हो, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो। और डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें लाइट की स्पीड मिनिमम हो, कम हो। तो देखो क्या है हमारे पास, जैसे बात करें हम सन से, सन से लाइट आती है कहाँ पे? हमारे पास ये हमारा, तो यहाँ भी क्या रिफ्रैक्शन होता है लाइट का? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि देखो अर्थ के सरफेस पे सन के पास जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई है। जैसे नीचे आते जाएंगे टेम्परेचर की जो वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ऊपर जाएंगे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाती है, नीचे आएंगे टेम्परेचर की वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मीडियम है यहाँ, ये कैसे है? डेंसर मीडियम। कैसे है? डेंसर है, क्योंकि ऊपर जा रहे टेम्परेचर बढ़ रहा है, सन के पास जाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो कैसा मीडियम है ये? डेंसर मीडियम। जैसे ही हम कहाँ रहे हैं अर्थ के पास, तो अर्थ का एटमोस्फियर है, यहाँ क्या है? एयर है। और एक बात करें यहाँ देखो स्पेस है, सन के चारों तरफ क्या है? स्पेस। अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर क्या है? स्पेस। तो वहां पे तो कोई मीडियम नहीं है ना, नो मीडियम, नो मीडियम। स्पेस है तो कुछ है ही नहीं वहाँ एयर वेयर। लेकिन अर्थ में, अर्थ के सरफेस में क्या है? एटमोस्फेयर। और वो क्या है? वहाँ क्या है? एयर है। तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? स्पेस से किसमें? एयर में। यानी जहाँ कोई मीडियम नहीं, जहाँ एयर नहीं, वहाँ से कहाँ ही? एयर में। तो मतलब जहाँ मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम, यानी वैक्यूम। कहाँ से कहाँ? वैक्यूम से कहाँ रही है? एयर में। तो लाइट का पाथ क्या होगा? चेंज होगा। देखो हमने क्या बताया, जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट का पाथ क्या होगा? चेंज होगा। जैसे वैक्यूम एयर आएगी, वैक्यूम से कहाँ आएगी? एयर में लाइट, तो लाइट का पाथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। और बात करें जैसे टेम्परेचर की, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर मतलब ये कैसा मीडियम? ऑप्टिकली डेंसर। और अर्थ के सरफेस के पास रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो। तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? डेंसर से रेयर में। मतलब जैसे ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। डेंसिटी बोलते हैं जैसे सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे ही यहाँ भी मीडियम के अंदर बात करें तो डेंसिटी को हम क्या बोल रहे हैं? डेंसर। तो ऊपर जा रहे तो डेंसिटी बढ़ रही, नीचे आ रहे तो डेंसिटी घट रही है। तो ये ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम और नीचे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जब मीडियम चेंज हो रहे हैं तो वैक्यूम से एयर में आ रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी जो लाइट है उसका पाथ चेंज हो जाएगा और क्या होगा? वहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ ये सन और अर्थ से, सन से जो लाइट आती है उसका भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हमने पढ़ा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम यानी C के इक्वल हो ऑप्टिकली रेयर, और जिसमें कम हो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो काज क्या हो? क्या कारण है कि जो लाइट का पाथ है वो चेंज हो रहा है? तो देखो मान लिया एयर से हम ग्लास में ही जा रहे हैं,
या वाटर की बात करें, जो भी आप देखें, तो देखो एयर के अंदर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। देखो C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ किसके अंदर होता है, एयर के अंदर होता है, तो मैक्सिमम स्पीड है ये। तो ये तो मैक्सिमम स्पीड होगी, मान लीजिए कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे फॉल की, अब ये किसके अंदर आ रही है, ग्लास के अंदर, तो ग्लास के अंदर स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम है, डेंसर, डेंसर। और ये कैसा है, रेयर। तो एयर के अंदर पार्टिकल दूर दूर हैं, जैसे ही ग्लास के अंदर आएगी पार्टिकल क्या है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो उसके अंदर जैसे ही लाइट आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। एयर के अंदर तो स्पीड मैक्सिमम है, जैसे ही वो इस ग्लास के अंदर आएगी उसके पार्टिकल बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, जैसे उसके अंदर फॉल करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। पार्टिकल क्या है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो वो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट जो वेव है, वेव है जिसके अंदर वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे एयर से ग्लास के अंदर आई तो भाई रिफ्लेक्शन तो ये कहता है पाथ चेंज होगा, तो पाथ चेंज हो गया। अब वो पाथ जो चेंज हुआ वो किस साइड, किस तरफ होगी, दूर जाएगी इस नॉर्मल से या नजदीक आएगी। तो देखो जब डेंसर में आ रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज भी मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहाँ से कहाँ, जब वो कहाँ से कहाँ रहे हम, रेयरर से डेंसर, जब रेयरर से डेंसर में आ रहे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है जब कोई चीज एक तो बहुत तेज स्पीड से आए, और जब उसकी स्पीड एकदम कम हो जाए तो किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये एंगल वही आई हो गया, ये एंगल क्या हो गया, हाँ। तो सबसे मेन जो कारण है रिफ्लेक्शन क्या है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सबसे जो मेन कारण है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसकी वजह से लाइट का पाथ क्या हो जाता है, चेंज। देखो ये जाने तो ऐसे चाहिए थी बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, जैसे एयर से कहाँ है ग्लास में, तो ग्लास में आती स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी। तो देखो जब एयर में है तो इतनी होती, ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ऐसे ही वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, जो कि इससे कम है, इससे कम है। तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज, स्पीड चेंज हुई तो जो रेज ऑफ लाइट है उसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सबसे मेन कारण क्या है रिफ्लेक्शन का, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो लाइट का पाथ अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो स्पीड चेंज होती है, देखो एक तो स्पीड मैक्सिमम, जैसे इसकी स्पीड कम होगी वो किस साइड मूव करना शुरू करेगी, इस साइड मूव करना शुरू करेगी ना। अब देखो यहाँ स्पीड कम है, अभी हम देखते हैं, मान ली यहाँ स्पीड कम है, और जैसे ही वो एयर में आए, मान लिया ये कुछ ऐसे हो, यहाँ गिलास हो और यहाँ हो एयर, तो ये गिलास में आ रही है तो स्पीड क्या होगी, कम है, किससे, एयर से। तो एयर में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ना, तो जैसे ही एयर में आएगी तो एयर में आती इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। देखो वही इंटरफेस है ये, एयर ग्लास या एयर वाटर जो भी है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही वो कहाँ आई, एयर में आएगी, तो यहाँ स्पीड कम है, जैसे एयर में आएगी स्पीड ज़्यादा होती है, किस साइड मूव करेगी, दूर की तरफ आ गई ना। जैसे स्पीड तेज हुई तो कहाँ जाएगी, दूर की तरफ जाएगी, तो कैसे मूव करेगी, दूर की तरफ। तो ये एंगल आर हो गया और ये एंगल क्या हो गया, आर। देखो ये नॉर्मल से किस साइड चली जाएगी, दूर, जैसे ही इसकी स्पीड ज़्यादा होगी नॉर्मल से दूर भागेगी, जैसे ही रेज ऑफ लाइट की स्पीड कम होगी नॉर्मल की तरफ आएगी। तो जब रेयर से कहाँ जा रहे हैं हम, डेंसर से, तो काज तो पता चल गया चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो जब यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या मिली हमें, जब हम रेयर टू डेंसर जाते हैं तो जो रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट बैंड टुवर्ड नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। जब रेयर टू डेंसर जाएंगे तो रेज ऑफ लाइट हो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल होंगे, और जैसे ही हम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेंसर टू रेयर होंगे। देखो ये क्या है, ग्लास, ग्लास में स्पीड कम होगी तो क्या हो गया, ये डेंसर।
एयर में स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या हो गया, रेयर। तो जैन सब तो रेयर जाएंगे तो जो रेज ऑफ लाइट है वो बैंड करेंगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है। जैसे ही हम एयर से ग्लास में, यानी रेयर से कहाँ आए, डेंसर में, रेयर से डेंसर में आएंगे, स्पीड चेंज हो रही है, ग्लास में कम होती है, एयर में तो मैक्सिमम है। एयर या वैक्यूम की हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल यूज़ करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे एयर से ग्लास में आते हैं तो रेयर से डेंसर में आएंगे, जो रे जो बैंड टुवार्ड द नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी, बैंड टुवार्ड द नॉर्मल। ऐसे ही जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो रेज ऑफ लाइट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि स्पीड क्या होगी, एकदम ज़्यादा होगी। स्पीड एकदम ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस नॉर्मल से दूर भागेगी, तो स्पीड ज़्यादा होगी तो दूर भागेगी। तो डेंसर से जब रेयर में आते हैं तो रेज ऑफ लाइट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएंगे। तो ये तो काज था, ये कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट थे, याद रखने हैं। अब देखो जो ये बेंडिंग है, ये जो लाइट इस साइड मूव कर रही है, लाइट रेज ऑफ लाइट जो बैंड टुवार्ड द नॉर्मल या बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है, इसको मेजर किससे करते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं अभी, तो उसके बाद उसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है? मेजर द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट कितनी बेंड कर रही है उसको मेजर करने के लिए क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लाइट दूर जा रही है या नजदीक आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे एयर के लिए इसके नोटेशन म्यू भी है, एन भी लिख देते हैं, म्यू भी यूज कर लेते हैं, एन भी यूज कर लेते हैं। 10th में एन यूज कर रहे हैं, 12th के अंदर हम म्यू यूज करते हैं, जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th में। तो जैसे एयर है, एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1। ग्लास के लिए पढ़ें तो ग्लास के लिए होता है 1.50। और अगर बात करें वाटर की तो वाटर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी हम समझ सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें रेज ऑफ लाइट क्या होगी? बैंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी। देखो एयर में 1 है, ग्लास में क्या 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसमें बेंडिंग भी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा। देखो 1.50 तो इसमें रेज ऑफ लाइट इस साइड बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल, ज्यादा बेंड करेगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसमें बेंडिंग भी कम। जैसे एयर के कंपैरिजन में देखते हैं तो इसका 1.33 है, इसका 1 है। तो लाइट अगर एयर से वाटर में आएगी तो रेज बैंड करेगी लेकिन थोड़ा सा कम करेगी, इसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन। इसका 1.33, इसका 1.50 है। तो यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें रेज ऑफ लाइट बैंड करती है। जैसे ये हो गया 1 है, 1 क्या इन दोनों से कम है, इसमें तो बैंड करेगी नहीं, इन दोनों में क्या करेगी? बैंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या मेजर करता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट कितनी बैंड कर रही है टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे यहाँ 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो रेज ऑफ लाइट क्या होगी? बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वो बेंडिंग को मेजर कर रहे हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ थोड़ा सा बताया हमने। इसके बाद अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो सभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले तो देखो काज हमें पता चल गया क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? चेंज होती है। तो क्या हो जाती है हमारी जो रेज ऑफ लाइट है उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अब पाथ तो चेंज हो गया, तो क्या क्या चीजें चेंज हुई उस लाइट रेज की? लाइट की भी तो कुछ प्रॉपर्टी है, वो भी तो देखते हैं। तो देखो ये पोल की, ये मान लिया एयर से ग्लास ही लगा लेते हैं, एयर से ग्लास में आए तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गया। अब लाइट की क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई? देखो फर्स्ट अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, भाई लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड क्या होगी हमारी? फ्रीक्वेंसी होती है। कोई भी वेव्स जो है आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ाया साउंड चैप्टर, उसके अंदर
वेव्स होती है, तो उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं न्यू। न्यू इज इक्वल टू साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल है, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लिया 1 सेकंड, तो 1 2 3 साइकिल एक सेकंड में, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, एट जेड से लिखते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम का। देखो साइकिल पर सेकंड तो 1/t लिख सकते हैं, तो t को ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकती है 3 सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकते हैं 3 सेकंड इनवर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी है, हमने 9th में पढ़ी थी साउंड वाले चैप्टर में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था तब। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है साइकिल पर सेकंड होती है। देखो कोई लाइट रेज है, अगर वो मान लिया 100 साइकिल सपोज कर रहे हैं 100 साइकिल है मान लिया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 100 साइकिल लेती है, तो लाइट रेज फॉल कर रही है आ रही है मान लिया सन से, सपोज करते हैं कि 100 साइकिल 1 सेकंड में है, तो जैसे ही उसका पाथ चेंज होगा, तो पाथ चेंज होगा तो देखो जैसे उसका पाथ चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी जो ये 100 साइकिल पर सेकंड है, जैसे दूसरे मीडियम में जाएंगे, ध्यान से सुनना, जैसे दूसरे मीडियम में जाएंगे क्या ये 101 हो सकते हैं भाई, साइकिल तो 100 ही रहेंगे भाई, 100 साइकिल मान लिए यहाँ ऐसे, तो ये 100 साइकिल ही रहेंगे ना, दूसरे मीडियम में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं दूसरे मीडियम जाते ये 100 साइकिल 200 जाएंगे भाई, 100 साइकिल पर सेकंड ही रहना है भाई, 1 सेकंड में 100 साइकिल ले, 100 बार वो मूव करती है, 1 सेकंड में 100 साइकिल लेती है, ऐसे कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक का होता है, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। अपवर्ड जो पार्ट होता है, अपवर्ड जो वेरिएशन होता है उसको क्रस्ट, डाउनवर्ड जो वेरिएशन होता है वो ट्रफ। जैसे वाटर रिपल बनती है, हमने पत्थर डाला तो पत्थर पानी के अंदर पत्थर डाले तो कुछ ऐसे ऐसी रिपल देखे होंगी, तो जो अपवर्ड पार्ट वो क्रस्ट, डाउनवर्ड जो नीचे गया वो ट्रफ। तो वहाँ भी साउंड के अंदर पढ़ा था हमने, बताया था रिपल्स होती है वो साउंड वेव की तरह ही होती है, तो ऐसे लाइट वेव है वेव की तरह है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन प्रोपोगेशन, जो हम सब आपको पहले फर्स्ट जो लेक्चर उसमें बताया था। तो मान लिया 100 साइकिल पर सेकंड है तो 100 साइकिल पर सेकंड रहेंगे, मीडियम चेंज हो जाओ, क्या चेंज होगी उसकी स्पीड चेंज होगी ना, क्या चेंज होगी स्पीड चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी माय डियर स्टूडेंट सेम रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, देखो स्पीड चेंज ना सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम है, 100 साइकिल पर सेकंड है तो 100 साइकिल पर सेकंड ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है दूसरे मीडियम जाते ही 1 साइकिल वो ऐड होगी भाई, मीडियम तो चेंज हुआ है, स्पीड चेंज होगी, स्पीड के चेंज होने से क्या होगा, क्या चेंज होगी स्पीड के चेंज होने से क्या चेंज हो सकता है हमारे पास। अब देखो एक चीज और आप पढ़ते हैं हम, वेवलेंथ भी पढ़ा है हमने, तो वेवलेंथ क्या होती है, इनके बीच की डिस्टेंस, दो क्रस्ट या दो ट्रफ, दो सक्सेसिव का मतलब लगातार, दो लगातार क्रस्ट और दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ के ऊपर देखते हैं, देखो जैसे स्पीड चेंज होगी तो ये जो वेव जो बहुत तेज स्पीड से तेज चल रही थी, जैसे उनकी स्पीड चेंज होगी तो ये क्या होंगे दूर दूर चले जाएंगे, जो ये क्रस्ट थे रहेंगे तो 100 ही रहेंगे 100, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, ऐसा थोड़ी 101 हो गए, 100 साइकिल थे तो 100 साइकिल रहेंगे, लेकिन इनके जो वेवलेंथ मतलब ये डिस्टेंस जो है या ये डिस्टेंस ये चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वेवलेंथ चेंज कैसे होगी, जैसे हम एयर से ग्लास में ले तो ये जो है अब जो फुल स्पीड में आ रही है, जैसे मीडियम चेंज होगा तो क्या होगी धीरे होगी, तो ये जो क्रस्ट है ये क्या हो जाएंगे सक्सेसिव क्रस्ट एक दूसरे से दूर हो जाएगी, यानी वेवलेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ये दूर होते जाएंगे ना, जब तो धीरे चलेगी, तो समझने के लिए बता रहे हैं ना पोजीशन है ये, जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में है तो वेवलेंथ वो क्या होगी इंक्रीज होगी, तो यानी वेवलेंथ क्या होगी चेंज, यहाँ पे वेवलेंथ क्या है ये है, जैसे दूसरे मीडियम में आए तो वेवलेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी, स्पीड चेंज होने की वजह से, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो क्या चेंज नहीं होगा, एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगा वेवलेंथ चेंज होगी, और स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज हो ही रही है, यानी उसका पाथ चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा पाथ चेंज क्यों होता है ये हमने बताया ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट रेज है जो वेव की तरह होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ होगी, तो चेंज क्या होगा वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उनकी सेम रहेगी। तो
ये तो चेंज हो गए। अब अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ें, क्या पढ़ें? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, तो वही हमारे पास एयर ग्लास इंटरफेस है या जो भी आप कंसिडर करना चाहिए, नॉर्मल हो गया। ये मान लिया एयर, ये ग्लास, वाटर ले सकते हैं आप जो आप मर्जी, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये हमने बता दिया, ये नॉर्मल हो गया। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। क्या चेंज होगा? वेवलेंथ। फर्स्ट लॉ क्या बात? स्नेल्स साइंटिस्ट था एक, उसने ये लॉ दिए थे, स्नेल्स ने। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बट क्या चेंज होगा? वेवलेंथ चेंज। क्या चेंज होगा? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। सेकंड क्या कहता है भाई? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली, पहले ही बताया मैंने। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं, वैसे ही यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में। जैसे एयर से वाटर के अंदर के, तो तीनों एक ही प्लेन में दिखेंगे। ऐसा नहीं है एक की प्लेन अलग हो, दूसरे की अलग हो। इंसिडेंट रे है या नॉर्मल, तीनों प्लेन अलग अलग हो, तीनों क्या दिखेंगे? एक ही प्लेन में दिखेंगे। अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, जैसे एयर का 1 बताया, ग्लास का बताया। तो यहाँ पे ये मीडियम है, फर्स्ट एयर हो गया, मीडियम हो गया, ग्लास है तो मीडियम सेकंड बोल देते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया n1 बताया था मैंने, इनको पढ़ेंगे अच्छी तरह, लेकिन अभी के लिए लास्ट जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ से देखते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, इसका n2 है। तो थर्ड लॉ जो कहता है प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल बोल देते हैं, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is constant, it's always constant, it's always constant। क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट होगा साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, जो ये एंगल इंसिडेंस वाला है इसका साइन लेंगे और किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। देखो ये एयर है, ये ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो कोई भी चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसको कैसे लिखते हैं हम? LHS = RHS। तो देखो यहाँ दो मीडियम है, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं भाई? प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ, तो साइन आई, एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई है, और उसका साइन लिया हमने, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, या फिर यहाँ बोल देते हैं साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए लिख रहे हैं। अगर इंसिडेंस के लिखे तो n1 इंटू साइन आई, n2 इंटू साइन आर। ये फर्स्ट मीडियम के लिए लिख दिया हमने, और ये किसके लिए लिख दिया? सेकंड के लिए। और इसी चीज को मैं लिखूँ तो n इंटू साइन आई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो ये है हमारा सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, वेवलेंथ चेंज हो गई। सेकंड क्या कहता है? सारी तीनों एक ही प्लेन में रहेंगी। थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एनी एंगल, यहाँ पे एनी एंगल लिख लेते हैं, साइन इंसिडेंस का नहीं, एनी एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एनी एंगल कोई भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो। तो n इंटू साइन आई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो इसी चीज को हम क्या लिखते हैं भाई? LHS RHS की इक्वल, इस चीज को ये तो लिखते हैं, और ये दोनों इक्वल है तो ये बोल सकते हैं ये क्या है? कांस्टेंट। तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो यहाँ से n1 बाई n2, n1 बाई n2, n2 बाई n1 कर लो, n2 बाई n1 इज इक्वल टू, देखो n1 को इस साइड भेज देते हैं, साइन आर को इस साइड भेज देते हैं, तो साइन आई बाई
साइन आर। इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये क्या है हमारा? n2 by n1 is equal to sin I by sin r। n2 by n1 is equal to sin I by sin r। एंगल का रेशियो किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के। इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? n21 या फिर n2। ये भी हम पढ़ेंगे आगे अच्छी तरह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। n21 को क्या बोला हमने? n2 by n1। इसको क्या बोल सकते हैं हम? बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। या इसको बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ एयर यूज कर रहे हैं तो एयर तो क्या होगा? 1 ही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ओनली ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली मीडियम 2 का। अगर ये एयर है तब हम बोल सकते हैं इसको n2। लेकिन अभी हमने एयर यूज की है यहाँ, तो इसको क्या बोल सकते हैं? n2। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओनली ग्लास। क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो थर्ड जो लॉ है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसके इक्वल होगा sin I by sin r। जो ये कांस्टेंट जो है यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट जो है यही क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ से इसको इनको इस साइड भेज देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये जो आया ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये दो मीडियम होंगे ना, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये था हमारा थर्ड लॉ जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीबीएसई और एसबीएसई दोनों के लिए। तो क्या होगा? प्रोडक्ट करें साइन ऑफ एनी एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट। तो या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n into sin I is equal to कांस्टेंट। तो n1 into sin I is equal to n2 into sin r, दोनों अलग अलग मीडियम के लिए। तो यहाँ से n2 by n1 किसके इक्वल आ गया? sin I by sin r। तो n2 by n1 को क्या लिख सकते हैं? n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। n21 लिख सकते हैं, इसको n2 लिख सकते हैं। जब n1 क्या होगा? एयर, यहाँ आ जाएगा। n2 की वैल्यू हमने देखी भी थी, ग्लास की 1.50 होती है रिफ्रैक्टिव, बताया था कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बेसिकली आपको थोड़ा सा बताया, उसके बारे में आइडिया है कि वो मेजर करता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये था रिफ्रैक्शन के बारे में, काज ऑफ रिफ्रैक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात हो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। और जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, उसमें ओनली फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, क्या चेंज होगी? वेवलेंथ। तो आज के लिए इतना ही।